नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विथ सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ हैं हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। सर, भारतीय सिनेमा जगत से एक दुखद खबर आई है। अभिनेता मनोज कुमार जी का निधन हो गया है और न सिर्फ वो एक अभिनेता के तौर पर बल्कि एक निर्माता और निर्देशक के तौर पर भी उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। सर, आज मैं आपका ही लिखा हुआ एक आलेख पढ़ रहा था जो आपने पायनियर में लिखा है और उसमें आपने काफी विस्तार से मनोज कुमार जी के बारे में जानकारी दी है और आपने एक अलग तरीके से उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को देखा है। हम सर आपसे जानना चाहेंगे मनोज कुमार जी की क्या भूमिका रही भारतीय फिल्म जगत में और किस तरह से उन्हें लोग याद करेंगे। मनोज कुमार जी को लोग जो है सो उनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्मों के लिए याद करेंगे। हालांकि एज एन एक्टर भी उनकी कुछ हिट फिल्में थी। गुमनाम था, हरियाली और रास्ता थी, नील कमल थी, ये फिल्में थी, उनकी हिट फिल्में थी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इनको याद किया जाएगा और जो याद किया जाता है, जो उनको भारत कुमार की उपाधि दी जाती है, जो इस करके दी जाती है कि उन्होंने जो फिल्में खुद बनाई और उसमें उन्होंने एक्ट किया। तो मेरे ख्याल से ये करीब 6 फिल्में ऐसी थी, उन्होंने बनाई तो करीब 9-10 फिल्में बनाई एज ए डायरेक्टर। लेकिन उसमें 6 फिल्में एक के बाद एक, 1965 में शहीद के बाद 1981 में क्रांति तक उन्होंने करीब 6 फिल्में बनाई और इन 6 फिल्मों में एक के बाद एक उन्होंने नई कहानियां ला करके दी और उनको दर्शकों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और मनोज कुमार के बारे में केवल निर्माता, निर्देशक या एक्टर नहीं थे, वो लेखक भी थे। वो अपनी फिल्मों के स्क्रीन प्ले को खुद लिखा करते थे और कई बार डायलॉग्स भी खुद लिखा करते थे। कहानी तो उनकी होती ही थी, कहानी उनकी, स्क्रीन प्ले उनका, डायलॉग उनका, निर्माता निर्देशन उनका। कई बार लोग बताते हैं कि वो कैमरे के पीछे भी जाकर के कैमरे पे भी अपना सुझाव दिया करते थे। तो वो अपने आप में पूरा एक फिल्म स्टूडियो थे और इन्होंने इसका रिफ्लेक्शन जो था, उनकी जो समझ थी, उनकी जो सोच थी, उसका रिफ्लेक्शन उनके फिल्मों में देखा जाता है। और जो मैं अगर शुरू के कुछ फिल्मों की बात करूं, जैसे शहीद, तो उन्होंने एक उस समय भारत के आजाद हुए 20 साल भी नहीं हुआ था और भगत सिंह वॉज स्टिल एन आइकॉन। उस समय तो बहुत बड़े आइकॉन थे, उनके परिवार जिंदा थे, उनकी माँ जिंदा थी। तो उस समय उन्होंने भगत सिंह पर एक फिल्म बनाई और जो कि आज तक भगत सिंह पे उसके बाद कई फिल्में बनी, लेकिन लोग कहते हैं कि भगत सिंह के लिए जो उन्होंने फिल्म बनाई उससे बेहतर फिल्म नहीं बनी। जी बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने उपकार बनाया, फिर उन्होंने पूरब और पश्चिम बनाया, फिर शोर बनाया, फिर रोटी कपड़ा मकान बनाया और क्रांति बनाई। तो अमित जी, ये इन फिल्मों के अंदर जो खास बात ये थी कि इन्होंने एक तो कॉन्ट्रास्ट, जो हालांकि लोग कहते हैं, जो बड़े ही अच्छे पहुंचे हुए स्कॉलर्स होंगे जो सोशियोलॉजी के, वो कह देंगे कि बहुत सिंपलिस्टिक कॉन्ट्रास्ट था, लेकिन कॉन्ट्रास्ट था। उपकार के अंदर रूरल अर्बन डिवाइड का कॉन्ट्रास्ट था कि एक रूरल परिवेश में पला हुआ बच्चा और एक अर्बन परिवेश में, तो रूरल लाइफ की जो अपनी पॉजिटिविटीज है उसको लेकर के वो सामने आए। और जय जवान जय किसान का जो एक वो था कि भाई एक रूरल इससे निकला हुआ लड़का, he can be a good किसान also and he could be a good जवान also। और वो तब का जमाना था कि भारत में अर्बनाइजेशन बहुत कम था। इंडिया वाज लार्जली a country of villages। इंडिया वाज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। तो उस समय उन्होंने एक रूरल अर्बन डिवाइड के ऊपर लेके फिल्म बनाई। ये वही पीरियड है जब उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई पूरब और पश्चिम। तो देखिए, अंग्रेज 47 पे छोड़ के चले गए और उनके छोड़ के जाने के बाद लेकिन विलायत जाने आने का शौक लोगों में कम नहीं हुआ। और ये एक जिस समय काफी लोग, काफी अच्छे तादाद में हिंदुस्तान के लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया और वो जो ब्रेन ड्रेन की जो कंसेप्ट आया, वो उस समय ही आया कि लोग विदेशों में पढ़ने के लिए गए और वहीं के होकर के रह गए, पढ़ कर के गए, वहीं के होकर के रह गए। वहां पर उन्होंने पूरब और पश्चिम बनाई, जहां पर पूरा भारत की संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति का कंपैरिजन किया और उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय संस्कृति जो है कोई किसी
तरह से कर रही है। शून्य, कहते हैं व्हाट इज इंडिया, इंडिया इज ए जीरो, उसमें एक डायलॉग है और वो कहते हैं शून्य भी तो भारत नहीं बन गया था। इससे आगे चल के पूरी मेथड है, जिस देश का रहने वाला हूँ उस देश की बात बताता हूँ, यू नो, वेरी लवली। फिर उसके बाद वो फिल्म लेकर के आए शोर। लेबर अनरेस्ट का पीरियड तब तक आ चुका था, मिलें बंद हो रही थी, और उसके ऊपर उन्होंने जो एक इंडस्ट्रियल लेबर कॉलोनी की कहानी बनाई, हालांकि बड़ी ही इमोशनल कहानी थी वो, एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी भी थी वो उन्होंने बनाई। वो भी फिल्म बहुत अच्छी चली। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस तेरी मेरी कहानी है। और फिर उसके बाद उन्होंने बनाया रोटी कपड़ा और मकान। देखिए, रोटी कपड़ा और मकान उस समय आई जिस समय कि देश में यूथ अनरेस्ट बहुत ही चरम सीमा पे था, और उस समय उन्होंने वो सारे इश्यूज उठाए, यूथ अनरेस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, स्मगलिंग, ये सारे इश्यूज जो 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 ये अलग अलग फिल्मों में अलग अलग बिंदु पे कुछ फिल्में बन रही थी, जैसे स्मगलिंग को लेकर के दीवार बनी, और कुछ फिल्में पैरेलल सिनेमाएं बन रही थी, लेकिन इन्होंने ये सारे इश्यूज पे लेकर के एक ड्रामा में ताना बाना बुनकर उन्होंने फिल्म बनाई। और उसमें जो इन्फ्लेशन का डेफिनेशन उन्होंने दिया एक गाने के अंदर, उसमें वो था कि पहले मुट्ठी भर पैसे लेके जाते थे और बोरी में शक्कर आती थी, आज झोली में पैसे जाते हैं और मुट्ठी में शक्कर आती है। तो खैर ये तो आज भी चरितार्थ है। जो महंगाई का जो सिलसिला है 1975 में भी थी या 2025 में भी है, मैंने 50 साल बाद भी वो है, लेकिन वो गाना तब भी रेलेवेंट था, आज के तारीख में भी रेलेवेंट है। और क्रांति में तो उन्होंने जो कॉलोनिज्म का जो एक ये था कि किस तरह से उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर किया, और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस थी उसकी इनिशियल डेज में, उसकी बात उन्होंने की। और जो ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म जो था उसके बारे में बताया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, कैसे हिंदुस्तान से पैसा बाहर, हिंदुस्तान की संपदा को बाहर ले जाने की जो कॉलोनियल प्रैक्टिस थी उसके बारे में उन्होंने बताया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इनकी फिल्में बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्में होती थी। मैं डायरेक्टर के रूप में इनकी खूबियों की बात कर रहा हूं, और वो बहुत खास ध्यान दिया करते थे अपने म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऊपर। और उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई थी शहीद में जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर थे, जो निर्माता थे केवल कश्यप, वो रवि और ओपी नैयर, जो उस समय के रोरिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, उनके वो प्यारो थे। लेकिन उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं प्रेम धवन को लेना चाहता हूँ, जो नए नए आए थे। और प्रेम धवन ने फिर साहब क्या फिल्में थी, क्या गाने दिए, मेरा रंग दे बसंती चोला, ए वतन हमको तेरी कसम, है ये गाने। फिर उसके बाद उन्होंने 67 में आकर के, आप कुछ कह रहे थे अमित जी? जी, मैंने कहा कि शहीद के जितने गाने हैं वो आज भी उतने ही शौक से उसमें जाते हैं। और बिल्कुल, जब भी 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, तो गाने आज भी और शहीद के गाने ही नहीं, उपकार, मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, कल्याण जी आनंद जी का उन्होंने बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयोग किया उपकार में, और उसके बाद पूर्व व पश्चिम में। अच्छा, गाने सिर्फ देशभक्ति के गाने नहीं थे, रोमांस, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कोई जब तुम्हें तड़पता छोड़े, तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा द्वार खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, जो वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स। और कई गाने जो उसका उपकार सिनेमा का जो गाना है, कस्मे वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, तो ये सब गाने, तो ही वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड चूजी अबाउट हिज म्यूजिक डायरेक्टर्स। फिर उन्होंने 72 में 73 में उन्होंने शोर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पहली बार इस्तेमाल किया। और जो वो गाना है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं थी, अभी कुछ साल पहले इंडियन आइडल पर प्यारेलाल जी ने उसको वायलिन पे बजा के सुनाया था, और पूरा देश के रोंगटे खड़े हो गए थे उसको सुन करके और आज भी वो बहुत पॉपुलर गाना है, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है। इसी तरह से रोटी कपड़ा और मकान में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मैं ना भूलूंगी। और उसके अंदर फिर जो सरकास्टिक गाने जो थे, पंडित जी मेरे मरने के बाद थोड़ा सा शुद्ध जल दे देना, अ वैम्प इज, कि वो सर्कमस्टांसेस के से वो वैम्प बनी है,
और वो कहती है कि कि मेरे मरने के बाद मुझे गंगा जल दे देना, शी ऑल्सो वांट्स सम काइंड ऑफ मुक्ति। और फिर क्रांति के तो गाने कहना ही नहीं है, वो तो अपने आप में बहुत ही बड़े। और इसके अलावा उनके जो डायरेक्टर का जो एक खास बात होता है कि वो एक्टर्स से बेस्ट निकाल करके लाए। तो खुद तो वो अपना एक्टिंग करते ही थे, लेकिन हर एक फिल्म में उनके किरदार, उनके कैरेक्टर से के पैरेलल में बड़ा कैरेक्टर खड़ा हुआ। जैसे उपकार में उन्होंने प्राण साहब को खड़ा किया। प्राण साहब ने मलंग बाबा की एक्टिंग की थी, तब तक प्राण साहब को लोग केवल विलेन के रूप में जानते थे, प्राण साहब को खड़ा किया। पूरी इमेज बदल गई थी। पूर्व व पश्चिम में उन्होंने अशोक कुमार को हैंडल किया एज ग्रैंडफादर, प्राण को हैंडल किया एज फादर, मदन पुरी को हैंडल किया, सायरा बानो को हैंडल किया। अपने आप में बहुत जबरदस्त उन्होंने किया। फिर शोर में उन्होंने, हालांकि स्मॉल कास्ट फिल्म, लेकिन उसके अंदर भी जो जया भादुड़ी का जो एक चुलबुली लड़की का जो रोल है, उसने बड़ा बखूबी उसको यूज किया। एक स्ट्रीट स्मार्ट गर्ल लड़की हु हैज ए चेंज ऑफ हार्ट। तो अगर आप जया भादुड़ी का बच्चन, हालांकि नाराज हो जाती है पार्लियामेंट में कोई उनको जया भादुड़ी बच्चन कहता है तो तो लेकिन उनकी जो मुझे तो उनकी वो फिल्म, वो और दीवार, इन दोनों फिल्मों में जया भादुड़ी ने बिल्कुल अलग तरह का रोल अपनाया है, एक स्ट्रीट स्मार्ट गर्ल का रोल अपनाया है। और इस फिल्म में दोनों में उसके जी, जंजीर की बात कर रहे हैं सर आप? जी, जंजीर और जो अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म हुई, और ये शोर। और फिर फिल्म आई रोटी कपड़ा मकान। उसमें अमिताभ बच्चन के रोल को जो उन्होंने उभारा, तब तक अमिताभ बच्चन सुपरस्टार नहीं थे, उसके रोल को जो उभार के लाए हैं एक फौजी के रूप में, जो एक रिबल है, एक एंग्री यंग मैन है भाई उनका। वो रिबल कर जाता है, वो चला जाता है, फौज में शामिल हो जाता है, फिर इंजर्ड होकर के वापस आता है। उसी तरह से एक एम्बिशियस लड़की का जो रोल है उसके अंदर, जीनत अमान का बहुत शानदार रोल है। प्रेमनाथ, गुड स्मैरिटन का रोल, प्रेमनाथ ही विलेनी के लिए ज्यादा फेमस रहे, लेकिन एक गुड स्मैरिटन का रोल शोर में भी और यहाँ भी। और सबसे जो उनका पिनाकल जो था, जो उन्होंने क्रांति फिल्म जो बनाई, उसके अंदर दिलीप कुमार का जो उन्होंने डायरेक्ट किया, दिलीप कुमार जिसको कहा जाता था कि वो मनोज कुमार का आइडल है, उनको उन्होंने डायरेक्ट किया। और दिलीप कुमार से भी एक लाइफ टाइम परफॉर्मेंस निकाल करके लाए। दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, इन सबों से बहुत शानदार परफॉर्मेंस क्रांति की तरफ देखा। तो मेरे ख्याल से जब हम बात करते हैं मनोज कुमार की, तो ठीक है, एक चॉकलेटी हीरो, राजेश खन्ना के आने के पहले एक चॉकलेटी हीरो के रूप में वो सक्सेसफुल थे, लेकिन उन्होंने जो डायरेक्शन में माइग्रेट किया, उसने उन्होंने भारत कुमार को क्रिएट किया और भारत कुमार को प्ले किया। ये उनकी खूबी थी और लोग उनको इस चीज के लिए याद रखेंगे। जी सर, लेकिन जैसे मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों में देशभक्ति को एक बहुत मेजर एलिमेंट के रूप में लिया, और उनकी तमाम फिल्में जो देशभक्ति पर आधारित रहीं वो सभी फिट भी रहीं, तो एक आरोप भी इन पे लगता रहा है कभी कभी कि देशभक्ति को उन्होंने एक फॉर्मूला सा बना दिया था। आपको ऐसा लगता है क्या सर? देखिए, मैंने जो आपको बात कही कि उन्होंने कॉन्ट्रास्ट्स की बात की और जो उस समय के करंट इश्यूज थे उसकी बात की, और उसके अंदर उन्होंने, अब मनमोहन देसाई लॉस्ट एंड फाउंड फैक्टर लगाते थे, इन्होंने कहीं ना कहीं एक देशभक्ति के इशू को उठाया। तो अगर ईस्ट और वेस्ट का कॉन्ट्रास्ट दिखाना था, तो अगर ईस्ट के कल्चर को, अगर आज भी हम भारत देश के गुरु की बात करते हैं, तो उन्होंने तो 1970 में 71 में बात की कि भारत देश के गुरु, तो वो मेरे ख्याल से, और 1967 में उन्हें इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात की, उसके ठीक बाद वो फिल्म आई थी बन करके, और उसमें भी उन्होंने जो लाल बहादुर शास्त्री जी के रिक्वेस्ट पर वो फिल्म बनाई, जय जवान जय किसान का एग्रीकल्चर क्रांति देश में हो रही थी, हरित क्रांति देश में हो रही थी, तो वो भी एक करंट इशू था। शोर जो बनाया, शोर के अंदर भी लेबर अनरेस्ट का टाइम था, रोटी का। तो मेरे ख्याल से ये, देखिए, कोई ना कोई तो एक कहानी को कैरी करने के लिए कोई ना कोई तो एक लिंच पिन होगा ही ना। एक जो पूरी कानात खड़ी की जाती है कहानी की, उसकी एक लिंच पिन तो होगा ना, एक खंबा बीच का तो होगा ना, जिसके आगे बगल ताना बाना बुना जाएगा। तो उसके अंदर अगर उन्होंने भारत के इश्यूज को उठाया, तो उसमें गलत इश्यूज क्या उठाया? मेरे ख्याल से उन्होंने एक गुड मैसेजिंग भी करी उसके अंदर, और मुझे नहीं लगता कि इस आरोप में कोई बहुत कुछ दम है
क्योंकि ये फिल्में जो मैंने कहा कि केवल देशभक्ति की फिल्में नहीं, इनके गाने आप देखिए, इनकी म्यूजिक देखिए, इनकी फोटोग्राफी देखिए, और सबसे बड़ा बात है कि इनका प्लॉट देखिए। प्लॉट, ऐसे प्लॉट उन्होंने बनाए जो कि उस समय लोगों ने सोचा भी नहीं था उसके बारे में। जी वैसे प्लॉट उन्होंने बनाए, क्रिएट किए। जो ट्रेजिडी की आप बात करते हैं, मेरे ख्याल से शोर से बेहतर तो ट्रेजिक फिल्म बनी नहीं। मैं कहानी जो है कि एक बाप की पूरी पूरी मशक्कत इस बात की होती है कि अपने बेटे की आवाज को वापस लाए, और जब बेटे की आवाज सुनने के पहले उसका उस मील में एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहरा हो जाता है, बेटे की आवाज नहीं सुन पाता। तो इतनी इतनी बड़ी ट्रेजिक फिल्म उन्होंने बनाई। तो ठीक है, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मनोज कुमार एक अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, मेरा ये मानना है। और जी उनकी जो थीम्स जो थी, बहुत अच्छी थीम्स थी, अपने समय की कंटेम्प्रेरी थीम्स थी। बाद में 81 के बाद उन्होंने कुछ फिल्में बनाई जो फिल्में नहीं चली, पेंटर बाबू, संतोष, क्लर्क, पेंटर और कलयुग का रामायण वगैरह जी उन्होंने बिल्कुल। फिल्में बनाई। वो फिल्में नहीं चली, जो अच्छी फिल्में नहीं थी वो नहीं चली। जी, जी। तो सर किसी एक चीज मैं और क्रिएटिव। बताना चाहता हूँ कि मनोज कुमार के एक बहुत बड़े एडमायरर थे राज कपूर। और जी राज बिल्कुल। कपूर ने मनोज कुमार को रोल भी दिया था मेरा नाम जोकर में, जो कि जो कि वो बच्चा जो है, जो जोकर जो है, उसका बचपन में वो उसका एक मेंटर का रोल वो प्ले करते हैं। बहुत ही बढ़िया, जी एक एंग्लो इंडियन जेंटलमैन का रोल प्ले करते हैं वो, बहुत ही बढ़िया। कभी मौका लगे तो जरूर देखिएगा उस फिल्म। मैंने देखी है सर, अच्छी तरह मुझे याद है। मनोज हाँ, कुमार हाँ, हाँ। फिल्म के पहले पार्ट में आते हैं, जो जो ऋषि कपूर ने जो रोल निभाया है जी, ऋषि राज कपूर, कपूर, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अग्रवाल के फियांसे बन के वो आते हैं, और एक तरह से ऋषि कपूर को कंपटीशन के तौर पर ऋषि कपूर उनको देखते हैं अपने, लेकिन फिर बाद में हाँ, बहुत अच्छे तरीके से मेंटोर करते हैं ऋषि कपूर को। जी, बहुत अच्छी मेंटरिंग कर। बहुत 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 जी। आपने सर आपके लेख, आपने इस बात का जिक्र भी किया था अपने लेख में, कि बहुत कम एक्टर ऐसे हिंदुस्तान में हुए जिन्होंने एक्टिंग के बाद डायरेक्शन में भी जाकर के अपना नाम बनाया, और बहुत ऐसी फिल्में दी जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर बनी रही। मनोज कुमार उनमें से ही एक थे। राज कपूर के बाद अगर रखें तो राज कपूर। जी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मेरे जहन में तो राज कपूर और मनोज कुमार के अलावा आ, लोगों ने ट्राई किए हैं, फिल्मों को डायरेक्ट करने की कोशिश की। लोगों ने कोशिश की, निर्माता भी बने। और आज के तारीख में तो लोग कहते हैं कि निर्माता का नाम जो भी हो, फाइनेंस तो जो मेन हीरो है वही करता है। सलमान खान की जितनी फिल्में आती है सब कहते हैं, सब उनको वही फाइनेंस करते हैं, शाहरुख अपनी फिल्म। लेकिन एज एन डायरेक्टर, एक एक्टर जो सक्सेसफुली डायरेक्टर के रोल में माइग्रेट कर गया, उसमें राज कपूर और मनोज कुमार के अलावा मुझे कोई और नाम याद नहीं आ रहा है अभी। थोड़ा बहुत फिरोज कि खान सक्सेसफुल रहे थे। हाँ, फिरोज खान, यस, फिरोज खान, ऑफ कोर्स, फिरोज खान जी बिल्कुल। वो एक अच्छे उनकी एक एक्शन हीरो का उनका एक था। उसके बाद उन्होंने उसी उसी जॉनरे में उन्होंने माइग्रेट किया और अच्छी फिल्में बनाई, उनकी फिल्में भी बहुत चली। फिरोज खान, यस, करेक्ट। लेकिन जो बहुत बड़े स्टार्स हुए अपने टाइम के, न, अब आप कह रहे थे मुझे नाम याद लगा, देव साहब। जी देव साहब ने नवकेतन की फिल्में बनाई और बहुत अच्छी फिल्म बनाई। लेकिन दिलीप कुमार साहब नहीं ग्रो कर पाए, अशोक जी कुमार साहब नहीं ग्रो कर पाए, अमिताभ बच्चन नहीं ग्रो कर पाए, राजेश खन्ना नहीं ग्रो कर पाए। तो तीन चार नाम जो अब आप हम लोगों ने शुरुआत दो नाम से की थी, लेकिन चार नाम तो आपने स्टैब्लिश कर दिया। जी राज कपूर, देव साहब, मनोज कुमार और फिरोज खान। इनके जी अलावा अब मुझे अगर आपको कोई नाम याद हो तो आप बता रहे, लेकिन मुझे इन चारों के अलावा तो मुझे और। जी, कम ही लोग हैं, और इनमें सबसे सक्सेसफुल माना जाएगा तो राज कपूर और मनोज कुमार का ही माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने जी, एक सीरीज, एक लंबी हिट फिल्मों की पूरी सीरीज दी अगर हम कहें तो। देव साहब की भी कुछ फिल्में, हालांकि वो निर्माता के रूप में उन्होंने काफी सक्सेस मिला। विजय आनंद साहब उनकी फिल्मों को डायरेक्ट किया करते थे। जी नवकेतन की कई फिल्मों को विजय आनंद ने डायरेक्ट किया था, इसलिए मैं देव साहब का नाम शुरू में बोलना जी, कि देव कुमार, क्योंकि जो उनकी गाइड फिल्म थी या वो विजय आनंद या कई और जो फिल्में उनकी जो थी, उनको विजय आनंद साहब ने, गोल्डी साहब ने ने डायरेक्ट किया। जी, हरे राम हरे कृष्णा और बाद की जो कुछ फिल्में थी वो देव साहब ने खुद डायरेक्ट की हाँ, थी। हरे राम हरे उनको कृष्णा कम, उनकी कल्ट प्रोडक्शन थी, जो उनका जो हाई पॉइंट जी ऑफ डायरेक्शन में था। तो जी, हरे राम लेकिन जो हरे ज्यादा, कृष्णा को आप कह सकते हैं।
जी जी सर, आज आपने मनोज कुमार जी के बारे में इतनी बातें की, जो उनकी पर्सनालिटी के जो डिफरेंट ट्रेड्स थे, जो उनकी फिल्मों को इतनी गहराई से आपने देखा, समझा, और भारतीय सिनेमा में अगर हम कहें तो इन फिल्मों का क्या योगदान रहा, भारतीय संगीत में क्या योगदान रहा, क्योंकि मनोज कुमार वैसे निर्माता निर्देशक रहे जिनकी फिल्में आज भी मौजू है, जिसे कहें आज भी कॉन्टेम्पररी हैं। जो गाने आपने बताए वो आज भी अगर आप गुनगुनाएंगे तो लगेगा नहीं कि 50-60 साल पुराने गाने हैं, वो आज भी उतने ही कॉन्टेम्पररी हैं। तो ये एक क्रिएटिव आदमी की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो जो क्रिएट करे, जो वो जिस चीज की रचना करे, वो अगर दशकों के बाद भी अगर वो कॉन्टेम्पररी रहे तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है किसी भी क्रिएटिव आदमी के लिए। तो ये बखूबी मनोज कुमार साहब में थी और उन्होंने इसे निभाया। और जैसा आपने कहा कि हालांकि बाद में उनकी फिल्में उतनी नहीं चल पाई, लेकिन मनोज कुमार ने जो एक पर्सोना बना दिया वो हमेशा रहे और हमेशा रहेगा भारतीय फिल्मों में। तो उनकी छाप, अमर छाप जिसे कहें, वो बनी रहेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज जुड़े हमारे साथ और आपने आज मनोज कुमार जी के व्यक्तित्व कृतित्व पे इतनी बातें हमें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। ऐसे ही आप हमारे प्रोग्राम के साथ बने रहिए।